अस्सलामुअलैकुम, यह है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से, जिसकी कुदरत के आगे सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। खबर दें आपको, भारत की इश्ताल अंगेजी रुक न सकी। हर तरफ भारतीय फौज की फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की केलर और रख चक्री सेक्टरों पर बिला इश्ताल फायरिंग से 2 शहरी शहीद और 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में 34 साला लॉन्स नाइक अलीबास ने जामे शहादत भी नोश किया। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिससे भारतीय फौज का भारी जानी नुकसान हुआ है कि निगाहों के 16 साला लड़की और 52 साला खातून शहीद हुई, जबकि 10 साला बच्चा और 55 साला खातून जख्मी भी हुए। लॉन्स नाइक अलीबास की उम्र 34 साल थी, जबकि उनका ताल्लुक कर्क से था। भारतीय इश्ताल अंगेजिया खिते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फौज को हमेशा मौसर जवाब मिलेगा। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहते हैं हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाएंगे। पाक फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों का तहफ्फुज यकीनी बनाएगी। सरबराह पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, LOC की सूरत हाल और भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर ब्रीफिंग ली। पाक फौज के शोबा तलुकात आमा ISPR के मुताबिक सिपा सलार के दौरे के मौके पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी हमरा थे। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहते हुए जवानों और अफसरान की बहादुरी और पेशा वराना महारत की तारीफ की। जवानों से गुफ्तगू में सरबराह पाक फौज का कहना था कि भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। काबिज भारतीय फौज का कश्मीरियों पर जुल्म कबूल नहीं। आजाद कश्मीर की शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आर्मी चीफ ने 2 टोक मौकफ अपनाया कि पाक फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों का तहफ्फुज यकीनी बनाएगी। उन्होंने कोरोना वबा से मुतल्लिक फार्मेशन की एहतियाती तदाबीर की तारीफ करते हुए कहा कि पाक फौज कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कौमी कोशिशों को सपोर्ट करती रहेगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 15,525 तक जा पहुंची। 343 अफराद वबा की लपेट में आकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 3,425 मरीज मर्ज को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके हैं। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक कोरोना की तशखीस के लिए अब तक 1,65,911 टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इन कोरोना के शुबे में 8,530 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। मुल्क भर में सबसे ज्यादा मरीज पंजाब में हैं, जहां कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,827 है। इसके अलावा सिंध में 5,695, खैबर पख्तूनख्वा 2,316, बलोचिस्तान में 978, इस्लामाबाद में 313, गिलगित बल्तिस्तान में 333, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 66 हो गई है। अब तक मुल्क भर में कोरोना वायरस के शिकार 343 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 122 हो गई है। सिंध में 100, पंजाब में 100, बलोचिस्तान में 14, इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 3 हो चुकी है। कोरोना वायरस लाहौर में बेकाबू हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 61 नए केसेस आने से मरीजों की तादाद 1450 से तजावुज कर गई। लाहौर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में कोरोना वायरस की एक और मरीजा दम तोड़ गई। तफसीलात के मुताबिक 55 साला मरीजा को 19 अप्रैल को अस्पताल लाया गया था। लाहौर में मजीद 61 नए केसेस सामने आने के बाद कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1469 तक पहुँच चुकी है। इलावा अजी अब तक लाहौर समेत पंजाब भर में वायरस से 100 हलाकतें रिपोर्ट हुई। प्राइमरी हेल्थ केयर जराये के मुताबिक एक्सपो सेंटर में 304 मरीज, मेयो अस्पताल में 228, PKLI में 55 मरीज, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में 28, मजंग अस्पताल में 14 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि जिना और चिल्ड्रन अस्पताल में 8 कोरोना के मरीज जेरे निगरानी हैं। सुबह भर में 97 नए मरीज सामने आने के बाद तादाद 5,827 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 3,048 आम शहरी, 1926 रायविंड से मुंसलिक अफराद, 768 जायरीन और 86 कैदी वायरस का शिकार हुए। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर।
खबर दें, कराची से गुलशन इकबाल उर्दू साइंस कॉलेज के करीब फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको बताएं कि गुलशन इकबाल उर्दू साइंस कॉलेज के करीब फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक अफराद की वजीर अहमद और जफर के नामों से शनाख्त हुई है। आपको बताएं, कराची में गुलशन इकबाल उर्दू साइंस कॉलेज के करीब फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट करें कि कराची में गुलशन इकबाल उर्दू साइंस कॉलेज के करीब फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक की जो शनाख्त हुई है वो वजीर अहमद और जफर के नामों से हुई है। आपको बताएं कि कराची में गुलशन इकबाल उर्दू साइंस कॉलेज के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद वजीर अहमद और जफर के नामों से शनाख्त हुई है। मेरे बेटे को तेज रफ्तारी से बाइक चलाने से क्यों मना किया? रहीम यार खान में मुश्तइल बाप ने बिगड़े बेटे को नसीहत करने पर मोहल्लेदारों पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। खबर दें आपको, मेरे बेटे को तेज रफ्तारी से बाइक चलाने से क्यों मना किया? रहीम यार खान में मुश्तइल बाप ने बिगड़े बेटे को नसीहत करने पर मोहल्लेदारों पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रहीम यार खान से आपको खबर दें, बिगड़े बेटे को नसीहत करने पर बाप ने बंदूक उठा ली। रहीम यार खान में मुश्तइल बाप की मोहल्लेदारों पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। घर के बाहर बने स्पीड ब्रेकर से मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में चलाने पर तकरार, डीपीओ का वाक़े का नोटिस, दोनों बाप बेटा गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक से। फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया रहीम यार खान थाना मंठार की हदूद में पेश आया है, जहां पर गली में स्पीड ब्रेकर के ऊपर तेज रफ्तारी से बाइक चलाने पर मोहल्लेदारों ने असरार गफ्फार नामी शख्स को मना किया, जिस पर असरार गफ्फार तैश में आ गया। मोहल्लेदारों को बुरा भला कहने लगा। मोहल्लेदार मोहम्मद हक और दाऊद खान वगैरह इकट्ठे होकर शिकवा लेकर असरार गफ्फार के वालिद गफ्फार खान के पास पहुंचे। मुलजिम गफ्फार खान का मोहल्लेदारों का इसके घर आना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसने भी बेटे की तरह मोहल्लेदारों को बहुत सी बातें सुनाई और तैश में आकर अपने ही मोहल्लेदारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर मोहम्मद हक और दादत खान मौका पर ही जाँ बहक, जबकि 20 साला दाद मोहम्मद शदीद जख्मी हो गया। जैसे ही पुलिस को वाकये का इल्म हुआ तो डीपीओ मुंतजर मेहंदी रहीम यार खान ने वाकये का सख्त तरीन नोटिस लिया, जिस पर थाना मंठार पुलिस ने दोनों बाप बेटा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मरने वाले दोनों अफराद की डेड बॉडीज और जख्मी होने वाले मोहम्मद दाद को फौरन शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल किया। जख्मी 20 साला नौजवान मोहम्मद दादत की हालत बेहद तशवीशनाक है। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत होने वाला आला सतह का इजलास मुलतवी हो गया। सिंध हुकूमत का कहना है कि इजलास आज सुबह 11:30 बजे वजीर आला हाउस में होना था। सदर मुमलिकत ने अचानक अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। मुराद अली शाह ने तमाम अफसरान और वुज़रा को आज सुबह 11 बजे बुलाया हुआ था। आपको अपडेट करें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत होने वाला आला सतह का इजलास मुलतवी हो गया। आपको अपडेट करें कि सदर मुमलिकत की जेर सदारत होने वाला आला सतह का इजलास मुलतवी हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इजलास में आज सुबह 11:30 बजे वज़ीर आला हाउस में होना था। सदर मुमलिकत ने अचानक अपना प्रोग्राम मुलतवी किया। वज़ीर आला ने तमाम अफसरान और वुज़रा को आज सुबह 11 बजे बुलाया हुआ था। सिंध हुकूमत ने सूबे में लॉकडाउन नरम करने की अफवाहों की तरदीद कर दी। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ लॉकडाउन में नरमी के हवाले से मुशावरत की गई। वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने लॉकडाउन खत्म करने के हवाले से अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि आज सिर्फ लॉकडाउन में नरमी के हवाले से मुशावरत हुई है। हुकूमत चाहती है कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए बनाई गई SOPs के तहत रियायत दी जाए, जिस पर मुशावरत जारी है। मुकम्मल होने पर अवाम को आगाह किया जाएगा। सैयद नासिर हुसैन शाह ने मजीद कहा कि वज़ीर आला सिंध की अव्वलीन तरजीह अवाम की सेहत और जिंदगियों को महफूज बनाना है। हिफाजती इक़दामात के बाद SOPs के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल सिर्फ ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दी गई है। फैसलाबाद जिले इंतजामिया लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन भी जारी है। मजीद जानेंगे अली गौहर से। अली, आगाह कीजिएगा।
ذیلی انتظامیہ جو ہے وہ بالکل متحرک دکھائی دے رہی ہے. ڈی سی محمد علی کی خصوصی ہدایت پر اے سی سٹی ایوب بخاری جو ہے وہ کاروائیاں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ کاروائیوں کا ایک تسلسل جاری ہے. رواں ہفتے میں یہ بڑی کاروائیاں ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ایوب بخاری صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ڈی سی صاحب کی جو ہے ہدایت پہ ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہم کارروائیاں کر رہے ہیں. جو لوگ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف ہماری کارروائیاں مؤثر انداز میں جاری ہیں. اور آج بھی ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ ملت چوک کے پاس بلف شاہ کالونی میں بہت سارے جو ہیں وہ شاپس جو ہیں وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور وہ کھلی ہیں شاپس. تو ہم آئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کچھ جو شاپ کیپرس تھے انہوں نے شٹر بند کیے ہوئے تھے لیکن ان کے اندر وہ اپنی سیل پرچیز وہ کر رہے تھے. تو ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے. اس میں کچھ لوگوں کو ہم نے اریسٹ کی ہے, کچھ لوگوں کو وارننگ دی ہے اور کچھ شاپس ہم نے سیل کی ہیں. یہ بھی فرمائیے گا اس حوالے سے عوام جو ہے وہ رابطہ مہم بھی جاری ہے, عوام بھی اس حوالے سے اطلاع دے رہی ہے اور قانون کا ساتھ دے رہی ہے. جی, عوام ہمیں انفارمیشن دیتی ہے. بالکل ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی ان کے پاس موجود ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی وہ ہمیں انفارم کر رہے ہیں عوام اور ان کی اطلاع پہ ہم کارروائیاں کر رہے ہیں. جی بالکل, جس طرح سے آپ ایسی سٹی ایوب بخاری کی گفتگو سن رہے تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ بھی قانون شکنی کریں گے قانون ان کے خلاف حرکت میں آئے گا اور ان کو جو ہے ان کی شاپس کو سیل کیا جائے گا اور ان کے خلاف قانونی چارہ جو ہے وہ کی جائے گی. جی صحیح, بہت شکریہ علی گوہر. وزیر اعظم عمران خان نے ایرانی صدر حسن روحانی اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اس دوران عالمی وبا سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم اور ایرانی صدر کے درمیان ہونے والی گفتگو کے دوران حسن روحانی نے عمران خان کو رمضان المبارک کی مبارکباد دی اور سرحدی علاقوں میں کورونا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان نے مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس سے رابطہ کر کے دنیا بھر میں کورونا وائرس کی صورتحال اور اس کے اثرات پر گفتگو کی. وزیر اعظم نے گیٹس فاؤنڈیشن اور عالمی پارٹنرز کی جانب سے مدد کو بھی سراہا. وزیر اعظم نے بل گیٹس کو آگاہ کیا کہ حکومت پاکستان نے $8 ارب کا امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے. حکومتی اقدامات کی بدولت کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملی ہے. ٹرمپ نے کورونا وائرس کو بھی اپنے خلاف چین کی سازش قرار دے دیا. کہتے ہیں چین انہیں دوسری بار صدر بننے سے روکنا چاہتا ہے. اوول آفس میں رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی صدر نے نیا شوشہ چھوڑا کہ چین نے کورونا کے معاملے پر جو کیا لگتا ہے وہ ان کی شکست چاہتا ہے. جس طرح کورونا وائرس کا معاملہ چین نے ہینڈل کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ بیجنگ انہیں نومبر کے صدارتی انتخابات میں شکست سے دوچار کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ ضرور کرے گا. صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ چین کی خواہش ہے کہ ان کی ڈیموکریٹس حریف جو بائیڈن صدر منتخب ہوں تاکہ چین پر دباؤ کم ہو سکے. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ چین کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں. امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ووہان سے نکلنے والے وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. وہاں تک رسائی نہیں دی جا رہی جہاں سے اصل میں وائرس نکلا. مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ چین میں کئی لیب وبائی امراض کے وائرس پر کام کر رہی ہیں جو خود نہیں جانتی کہ ان کے پاس وبا کو روکنے کے لیے کتنے انتظامات ہیں. امریکی سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ ایرانی طیارے مشرق وسطی میں جنگجوؤں کی آمد و رفت جاری رکھے ہیں. پابندیوں ختم کرنے کے لیے بھی ایران کو روایتی ہتھیار خریدنے نہیں دیں گے. مائک پومپیو نے مزید کہا کہ سلامتی کونسل کے ساتھ اسلحے کی فروخت پر پابندی میں توسیع کے لیے کام کریں گے. سعودی عرب نے یمن میں جنگ بندی کی ہے. سعودی عرب کے ادارہ امور حرمین شریفین کے نگران اعلی شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے حرم مکی میں کمپیوٹرائز تھرمل کیمروں کا افتتاح کر دیا. حرمین شریفین کے نگران اعلی شیخ السدیس نے کہا کہ حرم مکی میں کام کرنے والے تمام افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ حرم میں داخل ہونے کے قبل تھرمل کیمروں کی سکریننگ سے گزریں. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا درجہ حرارت بڑا ہوا ہے تو اسے حرم مکی میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ وہ مزید چیک اپ کے لیے متعلقہ ادارے سے رجوع کرے. شیخ السدیس کا مزید کہنا تھا کہ حرمین شریفین میں کام کرنے والوں کی سکریننگ کا مقصد حفاظتی اقدامات پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے کیونکہ کوئی ایک بھی متاثر کارکن دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے. اس لیے احتیاطی اقدامات پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے. مہنگائی کے ہاتھوں پریشان عوام کو حکومت نے بڑا ریلیف دینے کا پلان بنا لیا. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 44 روپے فی لیٹر تک کمی کی سفارش کر دی. سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی گئی. عالمی مارکیٹ میں تیل کی گرتی قیمتوں کا فائدہ عوام تک پہنچانے کی تیاری.
कीमतों का तयन करने वाले सरकारी इदारे ओगरा ने कीमतों में कमी की सिफारिशात पेट्रोलियम डिवीजन और वजारत खजाना को भिजवा दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश कर दी है, जबकि हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 94 पैसे फी लीटर कम करने की सिफारिश की गई है। ओगरा की जानब से पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल की गई समरी में लाइट डीजल 24 रुपए 57 पैसे फी लीटर तक कम करने का कहा गया है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करेगा। इससे कबल वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कह चुके कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक मुंतकिल किए जाएंगे और 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी भी आएगी। मार्च के आखिर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक कमी का ऐलान किया था। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कराची के शहरियों का कहना है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बहुत कम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए की नहीं बल्कि 40 रुपए से 50 रुपए की कमी होनी चाहिए। मजीद शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 20 रुपए कुछ भी नहीं है, इस दौरान में 40-50 रुपए सस्ता होना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसा है ना, खाना भी लोग नहीं मिल सकते आजकल। ये 20 रुपए से क्या होगा? 20 रुपए से कुछ भी नहीं होगा। आलमी मंडी में 31 रुपए लीटर डीजल है, पेट्रोल 31 रुपए। अगर कराची में, ये पाकिस्तान के अंदर अगर ये 35 रुपए लीटर ही बेचेंगे फिर भी कमाएंगे। पेट्रोल तो 30 रुपए लीटर होना चाहिए भाईजान, जो आलमी मंडी का हिसाब है 30 से 35 रुपए लीटर होना चाहिए, लेकिन इस पे ये 30-35 रुपए अपना टैक्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट ले दिया, फिर भी पता करो PSO भी दुआ लिया है, इनका हर दादा दुआ लिया है। ये तो लूट मार कर रही है गवर्नमेंट, सरासर अवाम के साथ ज्यादती कर रही है, बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही है अवाम के साथ। जैसे पेट्रोल की कीमत कम होने लगी है तो यहाँ से पेट्रोल पंप भी यानी कि बंद होने लग गए, और यानी कि मौजूद हम लोग यानी 20 रुपए कमी की वजह से उल्टा वो हम लोग बंद कर रहे हैं पेट्रोल पंप, सही है ना। उसके बावजूद कम से कम 40-50 रुपया कराना चाहिए, उसकी जगह पे 20 रुपए में क्या कमी आ जाएगी सर। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में पारा 40 से भी ऊपर जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। अशरफ, बताएगा इस वक्त कराची का मौसम कैसा है और महकमे मौसमियात का मजीद क्या कहना है मौसम के हवाले से? जी देखें, महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर जो है गर्मी का जोर रहेगा और पारा जो है तकरीबन 38 से 39 के दरमियान जाने का इम्कान है, जबकि वो पारा जो है वो महसूस जो किया जाएगा वो 40 से 41 के दरमियान उनकी शिद्दत महसूस की जाएगी, जबकि कुछ देर के लिए आसमान पर जो है हल्के हल्के बादल भी छाए रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि इस वक्त जो दर्जा हरारत कराची का है वो तकरीबन 28 से 29 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है, जो दिन बढ़ते के साथ साथ जो है दर्जा हरारत भी बढ़ता चला जाएगा और 38 से 39 तक जो है जा सकता है। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा चंद रोज के बाद जो है शहर में शदीद गर्मी का इम्कान है, पारा 41 से 42 और 42 से 43 तक भी जाने का इम्कान है। इस वक्त जो हवाओं की रफ्तार है वो 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, जबकि कराची में जो नमी का तनासुब है वो तकरीबन 69% जो है परसेंट है नमी का तनासुब है, जो कि जैसे ही दिन बढ़ेगा और दोपहर 2 बजे के बाद ये नमी का तनासुब भी बढ़ने का इम्कान है और हवाओं की रफ्तार जो है वो भी बढ़ सकती है। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सलंगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक के बाद आपको बताएं, मुल्क भर की तरह विफाकी दारुल हुकूमत में भी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जारी जुज़वी लॉकडाउन सिर्फ नाम का रह गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही लोगों को घरों तक महदूद किया जा सका। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एक जानब तो हुकूमत की जानब से जो है कोरोना के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए जुज़वी लॉकडाउन जारी है, तो दूसरी जानब शहरी इक़्तिदार में शहरियों की बड़ी तादाद जो है गैर ज़रूरी तौर पर जो है घरों से बाहर निकलती नजर आती है। इस वक्त हमारे शहरी मौजूद उनसे जान लेते हैं कि इस हद तक जो है गैर ज़रूरी तौर पर घरों के बाहर निकला जा रहा है। इनको जो है घरों के अंदर रहना चाहिए, एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी देखें इधर कितनी भीड़ भी है, डबल सवारी पे पाबंदी भी है, लेकिन ये अभी भी डबल सवारी पे जो है ना आ रहे हैं जा रहे हैं, और यहाँ पे भी तकरीबन 16 से 17 तकरीबन केसेस है। अभी भी इधर जो है ना आगे वाली जो गली है वो सील है। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर शहरी जो मौजूद हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर घरों से निकलना ही है तो बहुत ज़रूरी हालात में निकला जाए और घरों तक महदूद रहा जाए, क्योंकि इस कोरोना की वबा को रोकने के लिए हमें खुद एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए घरों तक महदूद होना पड़ेगा और उसको मुत्तहिद होकर ही शिकस्त दी जा सकती है। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। गए थे पैसे कमाने, ले आए कोरोना वायरस।
خلیجی ممالک سے واپس آنے والے 105 پاکستانیوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ وطن واپس آنے والوں میں سعودی عرب آنے والے 35، متحدہ عرب امارات میں سے 70 افراد شامل ہیں۔ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے پردیسی دوہری اذیت کا شکار، لاک ڈاؤن کی وجہ سے تنخواہوں میں کٹوتی اور ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ مناسب احتیاطی تدابیر نہ ملنے سے کورونا کا شکار الگ ہو گئے۔ عرب ممالک میں روزی کی تلاش میں گئے پاکستانی کورونا کا شکار ہو گئے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے 3 مختلف فلائٹس کے ذریعے وطن پہنچنے پر مسافروں کی اسکیننگ کی گئی، جس میں سے 105 افراد کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ تمام کورونا مریض مسافروں کو لاہور ایکسپو سینٹر میں قائم قرنطینہ منتقل کر دیا ہے۔ کراچی میں کورونا کی وجہ سے شہر میں لاک ڈاؤن ہے، لیکن اس شہر میں ایسی آبادیاں بھی ہیں جس کے بسنے والے کورونا کا نام تو جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان سے بچنے کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں۔ یہ کون لوگ ہیں بتا رہے ہیں ہمارے رپورٹر عطا حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی کی کچھ آبادیاں ایسی ہیں جو اب تک کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے سے محروم ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی چارپائی، بغیر صاف پانی کے کولر، یہ مناظر کسی گاؤں دیہات کے نہیں بلکہ یہ عالیشان گھروں کے درمیان واقع کراچی کی مختلف جھگیوں کے ہیں، جہاں کے رہنے والے حکومتی بے حسی کی وجہ سے کورونا جیسی وبا سے بغیر کسی احتیاط کے لڑ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے کسی بھی چیز کا، نہ ماسک کا، نہ کسی صابن کا، نہ پانی کا۔ سر اس وائرس سے بچنے کے لیے کوئی بھی احتیاط نہیں کر رہے، کیا احتیاط کریں گے؟ یہاں پہ کچھ ہوگا تو احتیاط کریں گے نا، یہاں پہ کوئی بھی سہولیات نہیں ہے موجود۔ ہمارے پاس تو آپ یقین کریں پانی بھی ہم باہر سے بھر کے لاتے ہیں پینے کا، اور وہ بھی بچوں کو کہاں سے ہاتھ دھلائیں گے؟ سینیٹائزر بتاتے ہیں، ہم صابن نہیں خرید سکتے تو ہم سینیٹائزر اتنا مہنگا کہاں سے خریدیں گے؟ ان جھگیوں میں بسنے والے صرف بڑے ہی نہیں، بچے بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں ہاتھ دھونا تو دور کی بات، پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں۔ ہمارے چولہے صرف جلتے رہتے ہیں لیکن ان پر کچھ پکتا نہیں ہے۔ اللہ بادشاہ جانتا ہمیں کچھ بھی نہیں بھائی، کہتے ہیں راشن ملے گا، ہمارے پاس کوئی نہ کوئی راشن والا آیا ہے، نہ کوئی امداد والا ہے، نہ کوئی یہ 12,000 والے کہتے ہیں 10 چکر لگا لے۔ سڑکوں پر بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے اپنی مجبوری کی وجہ سے گدا گری کرتا دکھائی دیتا ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے راشن تقسیم کرنے کے دعوے تو بہت کیے گئے، لیکن عملی طور پر راشن تقسیم کے دعوے صرف اور صرف بیانات کی حد تک نظر آتے ہیں۔ پریشان کیا ہوا ہمارے کو، غریبوں کو بغیر روزگار بیٹھے ہوئے، ابھی یہ ایسے جو نوجوان بھیک مانگ رہے ہیں ہمارے جیسے، تو ابھی سنا کیا کریں گے؟ پھر بولتے ہیں یار یہ مانگ رہے پکڑ رہے ہیں، یہ کر رہے وہ کر رہے، کچھ بھی نہیں ہے، ڈرامہ ہے یہ۔ حکومتی بے حسی اپنی جگہ، جھگیوں میں رہنے والے افراد کہتے ہیں کورونا کی وبا سے لڑنے میں استعمال ہونے والی چیزیں تو دور کی بات، ہماری جھگیوں کے قریب بنے بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے افراد بھی اپنا بچا کچا کھانا پھینک تو دیتے ہیں لیکن باعزت طریقے سے ہمیں نہیں دیتے۔ ایک جانب تو حکومت اس وائرس سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن دوسری جانب یہ طبقہ آج تک حکومت کی نظر کرم سے محروم ہے۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی۔ خبر دیں آپ کو، تانسا شریف میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ گندم کی مزید 14,000 بوریاں برآمد کر کے گوداموں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ تانسا شریف میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ گندم کی بوریاں برآمد کر لی گئی ہے اور گودام کو سیل کر دیا گیا، جبکہ گودام مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو خبر دیں، تانسا شریف میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ گندم کی مزید 14,000 بوریاں برآمد کر کے گوداموں کو سیل کر دیا گیا۔ کورونا وائرس کے باعث مختلف ممالک میں پھنسے افراد کو وطن واپس لانے کے لیے محکمہ داخلہ نے قومی ایئر لائن میں لازمی خدمات ایکٹ اگلے 6 ماہ تک کے لیے لاگو کر دی۔ ایکٹ کے تحت بلا تعطل پروازوں کو یقینی بنانا ہے اور اپنوں کو جلد وطن واپس لانا ہے۔ رپورٹ دیکھیے عطا حسین کی۔ وطن سے دوری، کورونا رکاوٹ، اپنوں کو وطن واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان کا اچھا اقدام۔ محکمہ داخلہ نے قومی ایئر لائن میں لازمی خدمات ایکٹ لاگو کر دیا، جس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لازمی خدمات ایکٹ کو نافذ کرنے کا مقصد کورونا کے باعث مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانا ہے۔ لازمی خدمات ایکٹ کے تحت بلا تعطل پروازوں کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہوگا۔ ایکٹ کے قوانین کے مطابق کوئی ملازم ڈیوٹی سے انکار نہیں کر سکتا۔ خلاف ورزی کرنے والے ملازم کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔
قوमी एयरलाइन के दादोशुमार के मुताबिक अब तक 27,000 से जायद पाकिस्तानी वतन वापस आ चुके हैं, जबकि अभी भी हजारों अफराद मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हैं, जिनको जल्द वतन वापस लाया जाएगा। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल जांच और स्क्रीनिंग की जा रही है। मुसाफिरों के तिब्बी मुआयने के बाद उनकी सेहत से मुतल्लिक फैसला किया जा रहा है। इस साल भी माह सयाम में महंगाई का जिन काबू में न आया। मुनाफाखोरों ने मनमाने निर्ख मुकर्रर करके गरीब आवाम के जेबों पर हाथ साफ करने शुरू कर दिए। रहमतों बरकतों का महीना शुरू होते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आसमान को छूती हुई कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। शहरी कहते हैं कि मुनाफाखोरों ने अपनी मर्जी से दाम बढ़ा दिए हैं। चांद दिखा नहीं और महंगा जो शुरू हो गया हर चीज का। पहले हर चीज के रेट कम होते थे, महंगाई हो गई। पहले खरबूजा 100 रुपए का 3 किलो मिलता था, अब वो 80 रुपए किलो मिल रहा है। तो इसका मतलब है मुनाफाखोर बहुत है हमारे पाकिस्तान में। बाहर ममालिकों में ऐसा नहीं है। रोज परोज महंगाई बढ़ रही है, कभी दाल बढ़ रहा है, कभी आटा बढ़ रहा है, आटा कभी क्या, बस महंगाई बहुत ज्यादा है। जैसे रमजान शरीफ शुरू होता है वो मतलब उनके क्या कहते हैं, हर चीज जो ना डबल कीमत में मिलती है। डबल नहीं तो मतलब उससे ज्यादा ही होती है, मतलब उसी हिसाब से नहीं होती, आम दिनों में जो इस तरह होती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मसनूई महंगाई का खात्मा इसलिए नहीं करती क्योंकि तमाम बड़े कारोबार उनके अपने हैं। भाई सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं, हर इदारे पे करप्ट लोग बैठे हुए हैं। आटा देखो तो उस पे बड़े बड़े मिल है तो उस पे बड़े लोग बैठे हुए हैं, चीनी पे तो उस पे बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो और कोई जितने भी इदारे हैं इस पे बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो कमा रहे हैं, उन्हीं को मिल रहा है, तो जाहिर है फिर गरीब मुतासिर ही होगा। परेशान हाल आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि उन्हें खाने पीने की तमाम अशिया सस्ती और मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हों। कैमरामैन फैजान खान के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। रमजान में महंगाई के तूफान से हर कोई परेशान है। कराची वाले अब फल खाने की ख्वाहिश कर सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कदीर राना। आसमान से बातें करते फलों के दामों के बारे में शहरी क्या कहते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। खरबूजा इतना महंगा है कि एक आम आदमी नहीं खरीद सकता। केला बहुत अच्छा है, हम खरीद नहीं सकते, गरीब आदमी है। खरबूजा बहुत पसंद है लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है। केला बहुत महंगा है, देख सकता हूँ, खरीद नहीं सकता। इतने महंगे हो गए हैं, मैं इनको देख सकता हूँ, खरीद नहीं सकता। आग लगी हुई है। देखने में तो बहुत खूबसूरत है लेकिन खरीदने की ताकत नहीं है इसको। आम आदमी सिर्फ फलों को देख सकता है, खरीद नहीं सकता। फ्रूट चाट बनता है, ये बनता है, वो बनता है, लेकिन आप इसको सिर्फ देखें, महंगाई की वजह से कोई खरीद नहीं सकता। शहरियों का कहना है कि फलों और दीगर अशिया के दाम को कंट्रोल करने के लिए मौसर निजाम बनाया जाए। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अब्दुल कदीर राना, सच टीवी, कराची। रमजान मुबारक के आते ही मुल्क भर में मुनाफाखोरों ने शहरियों के जेबों पर हमला करना शुरू कर दिया। जुड़वा शहर में मौजूद रेडीबानों की भी चांदी होगी। न खौफ खुदा न रेट लिस्ट अवेजा, मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। शहरी कहते हैं जाएं तो जाएं कहां। सजाद कासमी रिपोर्ट करेंगे। रावल चौक से लेकर तरामड़ी चौक तक 20 यहाँ पर रेडियां लगी हैं, सब्जी की, फलों की और उसके साथ साथ मछली की, क्योंकि यहाँ पर रावल डैम भी जो है नज़दीक पड़ता है। और आज जाके चेक करते हैं कि यहाँ पर किन किन जगहों पर जो है आज की जो रेट लिस्ट है वो अवेजा है या अवेजा नहीं है, और किस हद तक जो है इजाफी जो है पैसे लिए जा रहे हैं रमज़ान की बुनियाद बनाकर, और किस हद तक जो है 1 किलो के हिसाब से जो है पैसे यहाँ पर वसूल किए जा रहे हैं। आइए चलते देखते हैं। ऑफ कैमरा माल्टी की कीमतें 300 रुपए दर्जन बताई गई और कैमरा देखते ही कीमतें 100 रुपए पर आन गिरी। ये 100 रुपए दर्जन है माल्टा, और खरबूजा 60 रुपए किलो है, और सेब 110 रुपए किलो है। ना दुकान का किराया ना ही बिजली का बिल। रेट के इस हद तक इजाफे के सवाल पर कहा कि मंडी ही से महंगा मिल रहा है, कम कीमत पर नहीं दे सकते। साहब जी मंडी में जब जाते हैं, मंडी में रेट चेक करें ना कि मंडी में लुंगर कितने का मिलता है केले का, ठीक है, आगे कैसे हम बेच रहे हैं। मंडी नहीं जाती, इधर सिंगों पे आते हैं बस। गाड़ियों में आने वाले बेशतर ग्राहक कीमतों का तकाजा नहीं करते, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवार और गरीब तबका महंगे दाम देने पर मजबूर है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे कुछ लोग हैं गाड़ियों वाले ऐसे जिनके पास शायद पैसा वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो वो रेट वगैरह इतना चेक नहीं करते और वो ले लेते हैं चीज़, तो इससे गरीबों पे असर तो जरूर पड़ता है इस चीज़ का। यहाँ पर मौजूद दुकानदारों का ये कहना है कि हमने परमिट के लिए अप्लाई भी किया है, लेकिन पैसे भी हमसे ले लिए गए हैं, उसके बावजूद हमें परमिट जो है इशू नहीं किया जा रहा, जिसके बायस हमें रोजाना की बुनियाद पर जो है सीडीए वाले हुकाम जो आकर तंग भी करते हैं। उसके पास आते हैं सीडीए वाले, तो आपसे पूछते हैं, बताते हैं आपको कि मैं सीडीए से मुझे केला खिला, आप बता देना, वो हम जानते हैं ये सीडीए वाले, अगर नहीं दे तो फिर सामान उठा दे। भाई मैंने सीख गया ना, परमिट का मैंने पैसे भी जमा किए हैं,
करीबन 20 दिन हो गया और ये परमिट नहीं देती। परमिट हमको मिल जाएगा, सौदा लाएगा इंशाल्लाह और भी सस्ता हो जाएगा। रेट लिस्ट आवेजा करने पर क्या जवाब आया खुद ही देख लीजिए। ये भी रेट लिस्ट तो नहीं है तो बस ठीक है, मगर पीछे मंडी वालों को चाहिए ना कि हमको रेट लिस्ट जो है वो आती है इंतजामिया आके दे जाती है, रोजाना की बुनियाद पर देती है इंतजामिया वालों को। ये तो फिर इंतजामिया वालों की गलती है, हमारी तो गलती नहीं है। नहीं, यहाँ की रेट लिस्ट नहीं पता। ये पता है कि 250 के करीब खरबूजा था धड़ी का, ये 400 कह रहे हैं। वो कहता 150 रुपये दर्जन है, लेकिन रेट लिस्ट मैंने मांगी उससे कहता नहीं है। जो ये रेडी लगाते हैं ना, ये किसी इजाज़तनामा इनके पास होना चाहिए और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट तय करती है रेट वो इनको आवेदन करना चाहिए। रावल चौक से लेकर त्रामड़ी चौक तक 20 ऐसी दुकानें और ठिये मौजूद हैं जहां पर ना तो रेट लिस्ट आवेजा है। अगर रेट लिस्ट के लिए तकरार भी की जाए तो ये सुनने में आता है कि अगर आपने लेना है तो लें और ना अपनी राह पकड़ें। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सजाद कासमी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। सच टीवी की मुहिम नेकी की टोकरी पेशावर में भी खूब पजीर आई। शहरी कहते हैं नेकी की टोकरी मुश्किल के इस दौर में एक बेहतरीन इंसान दोस्त काविश है, इसको जारी रहना चाहिए। हम इसको सराहते हैं क्योंकि ये जो है अफराद जो है मुस्तहक अफराद इसे ले जाते हैं और लेने वाले को खबर नहीं होती, ना ही आर महसूस करते हैं और देने वाले खामोशी से दे जाते हैं। ये ऐसा ही अच्छी कैंपेन है माशाअल्लाह। शुरू किया नेकी दी टोकरी, एक मुखैर बंदा जोड़ा है 1200 का सौदा लगा है, अगर 50 रुपए का सामान उस टोकरी च रख जाएगा तो गरीब बंदे का फायदा हो जाएगा और गरीब बंदे को पता भी नहीं लगेगा कि मैंने सामान किन्ने दिता है और एक सफेद पोश लोगों का बड़ा अच्छा जरिया मुआश बन जाएगा। कोशिश की है नेकी की टोकरी बहुत अच्छा कदम है, इससे सफेद पोश लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनको मांगना नहीं पड़ेगा और एक बगैर मांगे उनकी जरूरत की चीज उनको इस टोकरी से मिल जाएगी। शुरू किया है काम, ये बहुत अच्छा है और इससे बहुत से लोगों को फायदा पहुंचेगा, कुछ लोगों को भी और जो इससे नीचे तबका है उनको भी। और ये मुखैर हज़रात जो हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि वो जहाँ अपना सामान लेते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा डालें ताकि इस नेकी की काविश में उनका भी हिस्सा डले। और मैं समझता हूँ कि सच न्यूज़ की ये काविश को हमें और बढ़ाना है। जनूबी पंजाब की तहसील सादिकाबाद दरियाए सिंध के किनारे आबाद कस्बा भोंग में आलमी शोहरत याफ्ता भोंग मस्जिद इस्लामी फन तामीर का शाहकार है। इस मस्जिद को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिफ हैवान। सादिकाबाद शहर से 25 किलोमीटर के फासले पर भोंग मस्जिद। इस मस्जिद की तामीर का आगाज सरदार रईस गाजी मरहूम ने 1932 में किया। 4 एकड़ पर मुहित जामिया मस्जिद भोंग जनूबी पंजाब की पहचान है। दरियाए सिंध के किनारे पर आबाद कस्बा भोंग की इस तारीखी मस्जिद की तामीर के लिए कारीगर मुल्तान से आए, जिनकी तीसरी नस्ल मस्जिद की तज़ीन और आराइश का काम जारी रखे हुए है। मस्जिद का दाखिली दरवाजा मुशाहदा इमाम अली रजा के रोजे से मुतासिर होके वैसा ही बनाया गया, जबकि सहन में कुरान पाक की आयात को नहायत खूबसूरत अंदाज में रेल पर नस्ब किया गया है। मस्जिद को 3 अतराफ से रास्ते जाते हैं और हर रास्ते पर अलग जीना बनाया गया है। सैलाब से बचने के लिए मस्जिद को जमीन से 15 फुट ऊपर बनाया गया है। 50 साल तक जारी रहने वाली इस मस्जिद की तामीर 1982 में मुकम्मल हुई। मिंबर की अतराफ खालिस सोने के औराक से सहरी रंग किया गया है, जबकि नक्शो निगार का काम सारा साल जारी रहता है। मस्जिद के अंदर सब्ज रंग का पत्थर जबकि बाहर के हिस्से में सफेद संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है। लकड़ी के दरवाजे पर डिजाइनिंग में हाथी दांत इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि समुद्री सीप से भी मस्जिद में आयात लिखी गई हैं। मस्जिद भुंग में 4000 से ज्यादा नमाजियों की नमाज पढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। मस्जिद के सहन में फवारा भी नस्ब किया गया है, जबकि रात के वक्त लाइटिंग का इंतजाम भी किया गया है। दिलकश नक्शो निगार, खूबसूरत कलाकारी और मुनफरद डिजाइन पर मुश्तमिल ये मस्जिद सियाहों को हैरत ज़दा कर देती है। कैमरामैन हाजी जावेद के साथ आसिफ अफान, सच न्यूज, सादिकाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं तमाम प्राइवेट स्कूल फीसिस में 20% कमी के पाबंद हैं। सिंध हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की दरख्वास्त खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने तरमीम शुदा नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सिंध हाई कोर्ट में स्कूल फीसों में 20% रियायत के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। दौरान समाअत सिंध हुकूमत ने स्कूलों की फीस में 20% रियायत का पुराना नोटिफिकेशन वापस ले लिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि स्कूल फीस के हवाले से नए रूल्स बनाए हैं। ऑर्डिनेंस आ चुका है, मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध को भिजवा दिया है, जिस पर अदालत ने डीजी प्राइवेट स्कूल से इस्तफसार किया कि किस अथॉरिटी के तहत आपने नोटिफिकेशन जारी किया था।
آپ ایک سینئر آفیسر ہیں, کسی کو تنگ کرنے نہیں بیٹھے ہیں. آپ نے سوچا نہیں کہ کس قانون کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, جس پر ڈی جی پرائیویٹ اسکولز نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے کہنے پر فیس میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ حالات جیسے بھی ہوں, سی ایم سندھ آپ کو کنویں میں کودنے کا کہیں تو کود جائیں گے. پہلے آپ کو اختیار نہیں تھا, اب اگر اختیار ملا ہے تو آئندہ خیال سے استعمال کریں. عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے بیان کے بعد درخواست نپٹا دی. سماعت کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ تمام پرائیویٹ اسکولوں کو فیس میں رعایت دینی ہوگی. This is good news for parents and for everyone, کیونکہ پٹیشنز جو ہیں, تمام پٹیشنز ہائی کورٹ نے خارج کر دی. پٹیشنز ڈسمسڈ ہیں. جو پہلے انٹرم آرڈر پاس کیا تھا, جو ایک حساب سے پروٹیکشن تھی اسکولز کو, وہ اب نہیں رہی, وہ خارج ہو چکی ہے. اور پٹیشنز کے خارج ہونے سے جو گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے وہ ان دا فیلڈ ہے. تمام سکولز اب پابند ہیں کہ وہ اس کو فالو کریں. اگر وہ فالو نہیں کریں گے تو قانونی چارہ جائی ہوگی. تمام پیرنٹس اگر ان کو لگتا ہے کہ اسکولز نے وائلیٹ کیا ہے گورنمنٹ کی انسٹرکشنز, اب ان کو 20% فیس ریڈکشن دینی ہی ہوگی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ حکومت کا پہلا نوٹیفیکیشن نافذ العمل ہے. اگر کسی اسکول نے خلاف ورزی کی تو کارروائی ہوگی. اشرف سولنگی, سچ ٹی وی, کراچی. ماہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے, جس میں ہر شخص چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خیرات اور صدقات دے کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے. لیکن وفاقی دارالحکومت میں بھی پیشہ ور گداگروں کی بھرمار ہونے کی وجہ سے شہری پریشان ہیں کہ خیرات یا صدقہ کس کو دیں. رپورٹ کریں گے علمدار بلوچ. وفاقی دارالحکومت میں کرونا وبا کی وجہ سے جزوی لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود پیشہ ور گداگر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسلام آباد کی ہر مین شاہراہ پر کشکول ہاتھ میں لیے نظر آتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ایک بڑی رقم اکٹھی کر لیتے ہیں. شہری بھی خدا ترسی کی بنیاد پر انہیں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے اصل مستحقین رہ جاتے ہیں اور وہ خیرات صدقات سے محروم ہو جاتے ہیں. ضلع انتظامیہ اور پولیس کے آپریشنز کے باوجود یہ نیٹ ورک نہیں ٹوٹ سکا. ان پیشہ ور گداگروں نے گداگری کو ایک صنعت ہی بنا لیا ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک مافیا کام کر رہا ہے جو ان کو رہائش, کھانا پینا اور پک اینڈ ڈراپ کی سہولیات فراہم کرتا ہے اور پھر ان کو دن بھر کی جمع رقم میں پرسنٹیج کے حساب سے حصہ دے کر باقی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ان مافیاز کے خلاف بھی انتظامیہ اور پولیس کو متحرک ہونا چاہیے اور تمام تر تحقیقات کر کے ان اصل مافیاز کو پکڑنا چاہیے جو چھوٹے چھوٹے بچوں اور خواتین کو استعمال کرتے ہیں اور لاکھوں کما رہے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے کہ گداگروں کو روکے. ہر چوراہے اور سڑک پر گداگر مرد اور خواتین اور بچے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں. وہ ایسے نفسیاتی اور جذباتی گر اپناتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے. مجبوری دے بیٹھے ہیں, سانوں کی کس نے دینا ہے, سانتا کہ نے شیر آٹے دا نہیں دیتا ہے. اور کچھ لوگ تو بہانہ کرتے ہیں ایسے ہی, کچھ ملم لگا کے روڈ پہ آ جاتے ہیں. یہ سارا ٹریفک والوں کا مسئلہ. جڑے حقدار نے انہوں دا حق نہیں ملتا. یہ 2 نمبر فقیر بنے ہوئے نے, انہوں دے گروہ پھرتے ہیں باقاعدہ. جرائم پیشہ بھی یہی افراد نے. 2 لوگ تو حقدار ہیں, ان کو تو ملنا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. اور جو ناجائز ہے حکومت کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں. یا تو ان لوگوں کو جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ جاب کے حوالے سے کہا ہے ان کو جاب مہیا کرے, یا پھر یہ جیسے حالات ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے ہر بندہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہے. کئی ایسے نشئی نے اپنا بہانا بنا دیتے منگن ڈے پہ کے بعد چانٹی کرے کے بیچتے ہونا 1000-1500 کماتا ہے. جو اصل فقیر ہے ان کو تو ملتا نہیں. یہ جو عارضی طور پہ بنے ہوئے ہیں یہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں, یہ تنگ کرتے ہیں لوگوں کو. مستقبل کی سیاست میں اہم مقام حاصل کرنے کی جستجو. مسلم لیگ نون دھڑوں میں تقسیم, دھڑے مقتدر حلقوں میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے میڈیا کا سہارا لینے لگے. شہباز شریف نے یکے بعد دیگرے انٹرویوز دیے تو شاہد خاقان نے ایک ہی دن میں 4 چینلز کو انٹرویو دے دیے. مستقبل کی سیاست میں اہم مقام کا امتحان, مسلم لیگ نون کے دھڑے سرگرم. پارٹی کے اندر اثر و رسوخ بڑھانے کی لڑائی اب میڈیا پر لڑی جانے لگی. صدر نون لیگ شہباز شریف نے میڈیا گروپس کا سہارا لینا شروع کر دیا. ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے سہیل بڑائچ کے بعد جاوید چودھری کو انٹرویو ریکارڈ کرایا, لیکن ریکارڈنگ سے پہلے مخالف دھڑے کی پارٹی رہنما کی آمد پر شہباز شریف حیران و پریشان رہ گئے. خاتون رہنما کی اچانک ماڈل ٹاؤن آمد پر انٹرویو کا وقت تبدیل کر دیا گیا. ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف شہباز شریف ہی نہیں, شاہد خاقان نے بھی میڈیا کا سہارا لینا شروع کر دیا. ایک ہی دن میں 4 ٹی وی چینلز کو انٹرویو دے بیٹھے.
मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए पिछले दिनों शहबाज शरीफ ने सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू ने कई सवालात को जन्म दिया और दूसरा इंटरव्यू भी इसी सिलसिले की कड़ी है। जराए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को हाथ पकड़ाने में ताखीर कर दी है, लेकिन शाहिद खकान अब्बासी पहले ही मुख्तदर हलकों को हाथ पकड़ा चुके हैं और मुस्तकबिल की सियासत में अहम पेशरफ्त भी हो चुकी है। शहबाज शरीफ के पास बीमारी का बहाना करके वापस जाने के सिवा और कोई रास्ता बचा नहीं। शहबाज शरीफ ने पहले मीडिया पर शाहिद खकान अब्बासी और मरियम औरंगजेब काफी मुतरक हैं। पार्टी की मुमकिना क़यादत हाथ से निकलता देखकर शहबाज शरीफ ने सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देकर खातून ग्रुप का मुकाबला करने का आगाज किया था। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की चौथी खेप की तरसील जारी है। सिंध के अस्पतालों के लिए भी सामान रवाना कर दिया गया है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की चौथी खेप की तरसील जारी है। सिंध के अस्पतालों के लिए सामान रवाना कर दिया गया। एनटीएमए के मुताबिक सिंध को 2,90,986 फेस मास्क, 12,000 N95 मास्क अरसाल किए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की चौथी खेप का सामान पहले ही जा चुका है, जबकि पंजाब और आजाद कश्मीर के अस्पतालों को सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की चौथी खेप की तरसील जारी है। एनटीएमए के मुताबिक सिंध के अस्पतालों के लिए सामान रवाना कर दिया गया। सिंध को 2,90,986 फेस मास्क, 12,000 N95 मास्क अरसाल कर दिए गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की चौथी खेप का सामान पहले ही जा चुका है। एनटीएमए के मुताबिक पंजाब और आजाद कश्मीर के अस्पतालों को सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस के बाइस फजाई ऑपरेशन की मुअत्तली। बरतानिया ने पाकिस्तान में फंसे अफराद की वापसी के लिए खुसूसी परवाजें चलाने की दरख्वास्त दायर कर दी। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के 22 फजाई ऑपरेशन की मुअत्तली। बरतानिया ने पाकिस्तान में फंसे अफराद की वापसी के लिए खुसूसी परवाजें चलाने की दरख्वास्त कर दी। इस्लामाबाद से 30 अप्रैल को 2, 5 और 6 मई को मैनचेस्टर के लिए परवाजें रवाना होंगी। जराये के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने कतर एयरलाइन के ऑपरेशन के लिए दरख्वास्त दी, जो पाकिस्तान ने कबूल कर ली। लाहौर से लंदन की परवाज 3 मई को रवाना होगी, जबकि लाहौर से मैनचेस्टर की परवाज 5 और 7 मई को ऑपरेट होंगी। जराये के मुताबिक 4 मई को कतर एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद से लंदन के लिए रवाना होगी। 2 मई को कतर एयरलाइन दोहा से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से मुसाफिरों को लेकर दोहा वापस रवाना होगी। दोहा से मुल्तान और मुल्तान से दोहा की परवाज 7 मई को ऑपरेट होगी। सीए के मुताबिक कराची से दोहा की परवाजें 9 और 10 मई को ऑपरेट होंगी, जबकि सिविल एविएशन के डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट एयर कमोडोर इरफान साबिर ने इजाजतनामा जारी कर दिया। सरकारी इदारों में करप्शन का खात्मा। हुकूमत ने मंसूबा तैयार कर लिया। करप्शन साबित होने पर अफसरान और एहलकारों को कबल अज वक्त रिटायर करने के रूल्स जारी कर दिए गए। आन शेराजी रिपोर्ट करेंगे। वजीर आजम की जानब से सिविल सर्वेंट्स रिटायरमेंट रूल्स 2020 की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अफसरान के कबल अज वक्त रिटायरमेंट के रूल्स जारी कर दिए, जिसके बाद करप्शन और प्ली बारगेन में मुलव्वस ब्यूरोक्रेसी को अब कबल अज वक्त रिटायर किया जा सकेगा। सच न्यूज को मसूल दस्तावेज के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स रिटायरमेंट रूल्स फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे और रूल्स के तहत सिविल सर्वेंट्स को बराह रास्त रिटायर किया जा सकेगा। दस्तावेज के मुताबिक रूल्स का इतलाक नैब या किसी इदारे से प्ली बारगेन करने वालों पर भी होगा और इसका इतलाक उन अफसरों पर भी होगा जिन पर करप्शन का इल्जाम साबित हुआ। दस्तावेज में बताया गया है कि रूल्स के तहत रिटायरमेंट के लिए बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। बोर्ड ग्रेड 20 और बाला की बराह रास्त रिटायरमेंट की सिफारिशात मिजाज अथॉरिटी को भिजवाएगा और सिफारिशात मिजाज अथॉरिटी यानी वज़ीर आज़म को भेजी जाएंगी, जबकि वज़ीर आज़म ग्रेड 22 के अफसर को जाती सुनवाई के लिए नामजद करेंगे। सैयद ओन शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सऊदी अरब के सूबे कतीफ में 53 रोज बाद बैनुल सूबाई नकलो हरकत बहाल कर दी गई।
सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 8 मार्च को लॉकडाउन के दौरान कतीफ में नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की थी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कतीफ में भी लॉकडाउन नरमी की गई है। अब लोगों को एहतियाती तदाबीर के साथ बाहर निकलने की इजाजत है। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक कतीफ के शहरी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक घरों से निकल सकेंगे। सऊदी अरब में 26 अप्रैल से मक्का मुकरमा के अलावा तमाम इलाकों में जुज़वी तौर पर कर्फ्यू में नरमी लाई गई है। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद यमन के मजलूम अवाम पर सऊदी इत्तेहाद के मजालिम जारी हैं। सऊदी इत्तेहादी तैयारों ने एक बार फिर सूबा मुसदा और अल हदीदा पर बमबारी की है। यमन के अलमिसरा टीवी के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने यमन में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए सूबा सदत और अल हदीदा पर मुतादिद बार बमबारी की, जिसमें ताहाल जानी और माली नुकसान के इतलात सामने नहीं आई। सऊदी इत्तेहादी अफवाज के जंगी तैयारों ने इतवार को भी जौफ, जिला सदा और सनाद सूबों पर 19 बार बमबारी की थी। बात करें वादी जन्नत नजीर की। वादी जन्नत नजीर में काबिज फौज ने रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। कोरोना की आड़ में वादी में नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी गई। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की सफाकाना कार्रवाइयां थम न सकी। माह सयाम की आमद के साथ ही बुज़दिल फौज की वहशियाना कार्रवाइयों में भी तेजी आ गई। काबिज फौज तलाशी की आड़ में घरों में घुसकर लूटमार करती है। कोई सदाए एहतजाज बुलंद करे तो अब्दी नींद सुला दिया जाता है। वादी में वबाई हमलों के भी शदीद खतरात मंडला रहे हैं। काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों को इलाज की सहूलियात देने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। मकामी डॉक्टरों को लोगों के इलाज से मना किया गया है। बात न मानने पर जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। वादी में जबरी पाबंदियां भी बरकरार हैं। खुराक, अजनास और अद्वियात की तरसील पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। तालीमी अदारों पर ताले हैं। कारोबारी मराकज बंद, गलियां और बाजार सुनसान पड़े हैं। चप्पे चप्पे पर बुज़दिल फौज की चौकियां मौजूद हैं। इंटरनेट, मोबाइल और लैंडलाइन सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। खबर दें आपको, कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के बाउंसर पर क्रिकेट बोर्ड और कानूनी मुशीर से इख्फा। कानूनी मुशीर ने शुएब अख्तर को 10 करोड़ हर्जाने का दावा भिजवा दिया। जारे मिजाज फास्ट बॉलर के नामुनासिब बयान पर क्रिकेट बोर्ड भी मैदान में उतर आया। पीसीबी का कहना है कि शुएब अख्तर ने जिस ज़बान का इस्तेमाल किया है वो इंतहाई गैर मुनासिब और हतक आमेज है। सच न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए सच TV.p की। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।